लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगला के पंख का भाग 18 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बहुत देर तक भूमि पर उसी प्रकार जुगनू पड़ा रहा। घर में सन्नाटा था, कहीं से कोई आहट नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद उसने मुंह उठाया। दोपहर हो गई थी, धूप में तेजी आ रही थी, लेकिन सर्दी के दिन सिकुड़े से ठिठुरे से फिर भी मौसम सुहाना था। वो उठा। दुनिया उसे घूमते हुए लट्टू के समान दिख रही थी। ये क्या हो गया? इतनी बातें वो कैसे कह गया? अब क्या होगा? पद्मा क्या शुभाराम से सब हाल कह देगी और मुझे जलील होकर यहां से मुंह काला करना होगा? नहीं, नहीं, अब मैं यहां नहीं रह सकता। मैं न पद्मा देवी को मुंह दिखा सकता हूं, न शोभाराम को। मुझे यहां से बस चल ही देना चाहिए। वो उठा। जैसे तैसे उसने कपड़े पहने और बिना आहट किए वो मकान से बाहर हो गया। एक बार उसने पद्मा देवी के कमरे के बंद किवाड़ों की ओर देखा अवश्य, पर वो जाए कहाँ, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। परंतु वो तेजी से एक ओर चला जा रहा था। उसे न भूख थी न प्यास। बड़ी देर तक वो बाजार के चक्कर लगाता रहा। कई बार वो भीड़ भाड़ में लोगों से टकराया। मोटर रिक्शा की चपेट में आते आते बाल बाल बचा। किसी ने कहा, अंधे हो? किसी ने कहा, अजी साहब जरा संभल कर चलिए। किसी ने केवल नाक भौं सिकोड़कर देख भर लिया। परंतु इन सब बातों की ओर उसका ध्यान तक न था। वो चला ही जा रहा था। अचानक एक हिंस्र भावना उसके मन में उदय हुई और वो अकस्मात ही कुछ निर्णय करके एक ओर को चल दिया। शीघ्र ही वो जीबी रोड जा पहुंचा और मोतीबाई के कोठे के नीचे जा खड़ा हुआ। परंतु जिस तेजी से चलकर वो यहां तक आ पहुंचा था, उस तेजी से वो कोठे पर चढ़ न सका। जीने के नीचे सड़क पर खड़ा होकर ऊपर को देखने लगा। धूप चारों ओर फैली हुई थी। लोग आ जा रहे थे। मोटर रिक्शा, लारी, ट्रक, इन सब की सड़क पर भरमार थी। भीड़ और शोर सब मिलकर एक अशांत अप्रिय सा वातावरण बना हुआ था। शांत रात्रि में सेठ फकीर चंद के साथ बढ़िया मोटर में बैठकर शराब के नशे में झूमता हुआ जब वो यहां उस दिन आया था और अनायास ही इस स्वर्ग नसैनी पर चढ़कर स्वर्ग सुख उपभोग कर गया था, वो सब उसे इस समय एक स्वप्न सा लग रहा था। उसकी प्रवृत्ति अब सर्वथा पाश्विक बन गई थी और वो वासना की प्रचंड आग में तप रहा था। फिर भी जीने की पौर पर उसके पैर नहीं पड़ रहे थे। इसी समय किसी ने पीछे से कहा, आदब अर्ज है हुजूरे वाला, कहिए मिजाज तो अच्छे हैं। जुगनू ने मुंह फेर कर देखा। वही नवाब, वही कोठी, अद्धी का कुर्ता, दुपल्लू टोपी, सुरमई आंखें, होठों पर पान की लकीर, पैर में पंप शू। अच्छा, आप हैं? उस दिन आप ही हम लोगों को ऊपर ले गए थे, याद है ना? जी हाँ हुजूरे वाला, हमारे आका लाला फकीर चंद साहब के साथ तशरीफ लाए थे। जी हाँ, हमारे साथ एक मजिस्ट्रेट साहब भी थे जो मेरे बड़े दोस्त हैं। जी हाँ, मुझे बखूबी याद है। लेकिन अब क्या इरादा है? जरा बीवी से मुलाकात करना चाहता हूं। अब इस वक्त? क्या इस वक्त की मनाही है? मनाही तो नहीं है हुजूरे वाला, लेकिन लेकिन क्या? खैर आइए, एक प्याला चाय तो पी लीजिए। बस चाय रहने दीजिए। समझिए मेरे ऊपर एक एहसान हुआ। आइए। नवाब जुगनू को लेकर पंजाबी के गंदे रेस्टोरेंट में घुस गया और सामने खड़े लड़के को ऑर्डर दिया, 2 प्याला स्पेशल चाय ले आओ। फिर एक कुर्सी जुगनू की ओर खिसकाते हुए कहा, बैठिए हुजूरे वाला। हाँ, आपका इस्म गिरामी क्या है? मेरा नाम मुंशी जगन प्रसाद है। और आप? मैं नवाब हूं, बंदा परवर। कहाँ के नवाब हैं आप? जी नवाब बेमुल्क। नवाब ने एक ठहाका लगाया और जेब से सिगरेट निकालकर जुगनू की ओर बढ़ाते हुए कहा, शौक कीजिए। जुगनू ने सिगरेट ली। नवाब ने उसकी और अपनी सिगरेट जलाई। कुर्सी जरा पास खिसकाकर कहा, हाँ तो आज का एक इस वक्त कैसे तकलीफ की? ये क्या कोई जुर्म हो गया? नहीं बंदा परवर, जुर्म नहीं हो गया, लेकिन आम तौर पर इस वक्त लोग अपने रोजगार धंधों में मसरूफ रहते हैं। शाम को तफरीहन इस कूचे में आते हैं, और इस वक्त आए तो महज आवारागर्द छटे हुए शौहदे इस वक्त इधर आने की जुर्रत करते हैं, या हम लोग जिनका पेशा ही रजील है। लेकिन आप तो एक शरीफ आदमी हैं। यहां हम आ गए तो शरीफ नहीं रहे।
ये तो मैं अर्ज नहीं कर सकता हुजूर वाला। नवाब ने कनखियों से जुगनू की ओर देखते हुए कहा। लेकिन आंख के अंधे और गांठ के पूरे शरीफजादे ही फिर वक्त बेवक्त का ख्याल नहीं करते। फरमाइए, जेब में क्या है? जुगनू का चेहरा फक हो गया। उसकी जेब तो एकदम खाली थी। यहां आकर जेब खाली करनी पड़ती है, रूप का नकद सौदा करना पड़ता है, इस बात का तो उसे ख्याल ही नहीं था। नवाब ने ये बात भांप ली थी। वो उड़ती चिड़िया को पहचानने वाला पक्का घाघ, रंडी का दलाल, असली और फसली गाहक को पहचानता था। रेस्टोरां का छोकरा 2 प्याला चाय दे गया। जुगनू ने उधर देखा भी नहीं। उसका जैसे वहां दम घुटने लगा। कंठ से बात भी नहीं फूटी। वो टुकुर टुकुर नवाब का मुंह देखने लगा। लीजिए, चाय पीजिए। चाय के साथ और कुछ मंगाऊं? जी नहीं, लेकिन बात यह है कि मैं चाय कभी नहीं पीता। आप जो पीते हैं वो पिलाने की तौफीक तो इस गुलाम में नहीं है बंदा परवर। फिलहाल चाय पीजिए, एक नवाजिश होगी। जुगनू ने प्याला मुंह से लगाया। नवाब ने कहा, हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था, इस बाजार के रंग ढंग ही निराले हैं। अव्वल तो ये कि सारे सौदे आम तौर पर रात की काली चादर के साये में ही होते हैं। दूसरे, गुड़ तेल की तरह भाव ताव यहां नहीं होता, बस बेभाव की चपत खानी पड़ती है। नवाब ने अपने प्याले को मुंह लगाया। जुगनू जवाब नहीं दे सका, चुपचाप चाय की चुस्की लेता रहा। एक चुस्की लेकर नवाब ने कहा, अब फरमाइए, क्या इरादा है? मैं कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, और इस वक्त तो मैं सिर्फ यों ही चला आया था, महज मुलाकात के लिए। तो फिलहाल आप कितना खर्च कर सकते हैं? अब इस वक्त तो मैं खाली जेब ही जल्दी में निकल आया हूं। हकीकत यह है कि इरादा कुछ इधर आने का नहीं था, बस यों ही चला आया। अक्सर ऐसा होता है जनाबे मन, और शरीफों को जलील होकर लौटना पड़ता है। रंडी तो पैसे की यार है। आपका शायद इस कूचे में आने का नया ही शौक है। हाँ, बस उस दिन मैं पहली ही बार आया था, वो भी उन सेठ साहब के साथ, और उन्हीं के पैसे से आप तफरीह भी कर गए थे। आपको इन बातों से क्या मतलब? आप कहिए, क्या खर्च करना होगा? लीजिए, आप तो वही गुड़ तेल का सौदा करने लगे। आप क्या काम करते हैं बंदा परवर? मैं कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी और म्यूनिसिपल कमिश्नर हूं। तो हुजूर जैसे इज्जतदार को इस वक्त पान के लिए 100 रुपये तो खर्चने ही होंगे। बीवी से बेतकल्लुफी की ये आपकी पहली ही मुलाकात है। आइए ऊपर तशरीफ ले चलिए। लेकिन इस वक्त तो मैं महज यों ही मुलाकात के लिए आया हूं। जी हाँ जनाब, मैं समझ गया आपका मतलब, लेकिन इसके लिए मैं इतनी रकम नहीं खर्च कर सकता। तो कितनी कर सकते हैं? मैंने कहा ना, इस वक्त जल्दी में मैं खाली जेब ही चला आया हूं। मैं ये समझ गया बंदा परवर, इसी से मैंने आपको रोक लिया। आप एक शरीफ आदमी है, आपकी इज्जत बच गई। खाली जेब इस कूचे में आने की जो जुर्रत करते हैं, उन्हें गर्दनियां देकर जीने से नीचे धकेल दिया जाता है। आइए। नवाब कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जुगनू भी उठ खड़ा हुआ। इस वक्त शर्म और क्रोध से उसका बुरा हाल हो रहा था। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए। नवाब ने कहा, आइए जरा नई दिल्ली की ओर घूम आया जाए। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप फुर्सत में हैं, मौसम भी बड़ा सुहावना है। हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरी कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है। मेरे मेहरबान दोस्त, आप तो ऐसी टोन में बोल रहे हैं जैसे मुझसे नाराज हो। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन अब मैं जाता हूं। जुगनू एक ओर को जाने के लिए मुड़ा, परंतु नवाब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस कदर बेमुरव्वती? किबला मेरी आरजू ही समझकर चलिए। भाई मुझे परेशान न करो, आज सुबह से ही मैं परेशान हूं। ये मैं जानता हूं, इसी से अर्ज करता हूं कि आपको एक दोस्त की सख्त जरूरत है, और हजरत, मुझसे बढ़कर दोस्त आपको इस सूए जमीन पर मिल नहीं सकता। लेकिन ईश्वर के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। इस परेशानी की हालत में, या वहशत, कहीं आप किसी मोटर लारी के नीचे गिरकर अपनी जान न दे दें। तो इसमें तुम्हारा क्या? ओह दोस्त, मैं कैसे तुम्हें इस वक्त अकेला छोड़ सकता हूं? लेकिन मेरी जेब में इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझसे तुम कुछ भी नहीं पा सकते। मेरे जैसे रजील पेशा करने वाले की बाबत तुमने ठीक ही अंदाज लगा लिया है। लेकिन हम रजील आदमी भी सिर्फ अपने ग्राहकों ही से पैसे रुपयों का ताल्लुक रखते हैं, दोस्तों से नहीं। दोस्तों के लिए हमारी जानो माल सदके। लेकिन मेरी दोस्ती से तुम्हें क्या मिलेगा? राहत, तफरीह, नसीहत? नहीं, मैं इस वक्त जाता हूं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है।
जुगनू तेजी से चल दिया। नवाब ने लपक कर उसकी बांह पकड़ ली। उसने हंसकर कहा, तुम्हारे मुकाबले कमजोर तो हूं, मगर तुम्हें कसम है जो जाने का नाम लो। भाई अजब जिद्दी आदमी हो। कह तो चुका मेरी जेब में इस वक्त एक धेला भी नहीं है। तो क्या हुआ, नवाब की जेब में तो है। कहीं दोस्तों में भी हिसाब किताब होता है। नवाब की नजर एक खाली स्कूटर पर पड़ी। उसे इशारे से रोककर वो जुगनू को घसीटता हुआ स्कूटर पर जा बैठा। कहा, कनॉट प्लेस। स्कूटर दंदनाता हुआ नई दिल्ली की चमचमाती सड़क पर दौड़ लगाने लगा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 18, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।